में और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में। और यहाँ भी नगर निकाय की चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रहा है। यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, लोगों को लुभाने और बताने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड संख्या 60 के वार्ड नंबर 7 के जितेंद्र वर्मा जी, यानी उन्हें उर्फ पल्लू भैया भी कहा जाता है। जितेंद्र वर्मा उर्फ पल्लू जी, जो वार्ड संख्या 7 के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, जो एडवोकेट भी है पेशे से। और मैं आपको बता दूं कि पूरे पार्षद चुनाव में इन्होंने महज कुछ वोटों से ही पीछे रह चुका, लगभग 67 वोट से पीछे रह चुके और पराजित हो गए। लेकिन इस बार भी पूरे दम और खम के साथ नगर क्षेत्र में चलने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ने का तैयारी है। मिलेंगे, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन एजेंडे, किन मुद्दों के साथ इनकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है कि आप सभी यहाँ से प्रत्याशिता उजागर करने वाले प्रत्याशियों के पास जाकर के उनके एजेंडे के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके प्रधान संपादक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी शासन है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हम लोग के आन बान सम्मान और मान स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनकी सरकार है। और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में चल रही है, मुझे लगता है कि इसको बताने की आवश्यकता नहीं। जो एजेंडा है इस वार्ड में, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रत्याशी तो बहुत ज़्यादा हैं, सब लोग प्रत्याशी होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक संगठन का सिपाही होने के नाते अगर संगठन मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतूंगा भी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो हमारे मुद्दे रहे हैं इस वार्ड को लेकर के, चूंकि मैं आपको बताऊं एक बहुत ही जानकारी वाली बात मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर के 80 वार्डों में सबसे बड़े वार्ड के रूप में महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 वार्ड नंबर 7 जाना जाता है, जहां काफ़ी आबादी वाला ये वार्ड है। बहुत डेंस है, एयरफोर्स के भी लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, सिविलियन भी हैं, और ये बहुत बड़ा वार्ड माना जाता है। मतलब अगर कहा जाए कि 13 से 14 मोहल्ले इसमें जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से मुझे लगता है कि इसके पहले जो भी पार्षद रहे, अन्य दलों के रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से विकास के प्रति जो उदासीनता दिखाई है, निश्चित रूप से यहाँ की एक एक जनता उस विकास से अछूती रही है। उनके मन में एक टीस है कि इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पूज्य महाराज जी का शहर है और पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, बनने के बाद जब उन्होंने वार्डों में सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण कराने के बाद पूज्य महाराज जी के द्वारा, यानी जो कहा जाए कि डूडा और सूडा से या जो प्रधानमंत्री का जो कोष होता है उससे प्रधानमंत्री जी ने मेरे वार्ड में खूब विकास कराया। मतलब उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने, मतलब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इतना विकास कराया, मेरे वार्ड में भी खूब रोड बने, नाली बने, खूब बने। उसके पहले पार्षद का मतलब नगढ़, कोई विकास नहीं हुआ। उसके पहले सपा के पार्षद रहे, फिर बसपा के पार्षद रहे, कोई काम नहीं हुआ। पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर पूरे गोरखपुर के जितने भी 70 वार्ड थे, सब में पूज्य महाराज जी के निधि से, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से सड़कों का जाल बन गया, नालियां बन गई। और आप देख भी सकते हैं, हम तो एम्स के बगल में ही खड़े हैं। पूज्य महाराज जी के पार्षद के सौजन्य से कुछ हुआ नहीं। पार्षद के सौजन्य से गिना गिनाया जो उसके चहेते रहे, उसके जाति के जो लोग रहे, वहां पर विकास हुआ। और जो मैं अगर बताना चाहूँ कि जैसे एक विकास की जो एक लहर होती है या विकास का जो एक क्रम होता है, वो कभी भी क्षेत्रवाद, जातिवाद से इफेक्टेड नहीं होता। इसलिए विकास, चतुर्दिक विकास होना चाहिए, चारों तरफ विकास होना चाहिए, लेकिन विकास नहीं हो पाया। सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि विकास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हुआ, पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। पार्षद जी ने जो भी किया वो अपने सगे संबंधी और अपने हितैषी लोगों के लिए किया। लेकिन सर, हम आपसे बात करेंगे, चूंकि आपका पिछला चुनाव देखा जाए तो बहुत ही कम महज वोटों से आपने
पराजित हुए। तो इस समय सर आप नगर पंचायत यानी कि नगर वार्ड में 7 में चल रहे हैं, तो जनता का रुझान क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, 2012 में यह सीट अनुसूचित रही, 2007 में भी नहीं, 2012 में पिछड़ी रही, 2007 में अनुसूचित रही और 2002 में भी अनुसूचित रही। उसके बाद 2012 में ये पिछड़ी हुई, तो हम लोगों को लड़ने का मौका मिला। उसके बाद से फिर 2017 में ये वार्ड अनुसूचित हो गया। हुआ क्या कि यहाँ की जनता का जो एक रुझान है, जनता का जो मांग है, वो ये है कि एक पढ़ा लिखा हमारे वार्ड का नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए, जो यहाँ की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से जाकर के उनको बताए कि यहाँ की आवश्यकता क्या है। क्योंकि पार्षद के नाम पे मुझे लगता है कि हमारा वार्ड केवल एक नाम मात्र का केवल था कि एक पार्षद है, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वार्ड की जनता कह रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की एक एक जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं और आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में विकास चल रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, उस तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शिष्य हूं, पूज्य महाराज जी का मैं सेवक हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं इस वार्ड की जनता को कि विकास की गंगा इस तरह बहेगी जिस तरीके से भागीरथ ने मां गंगा को लाया था, उस तरीके से भागीरथ प्रयास से इस वार्ड में विकास की गंगा मैं 100% बहाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर योग्यता क्या होगी आप? योग्यता हमारी MA LLB है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मुझे लगता है कि नेतृत्व करने के लिए एक जनता जिसकी मांग कर रही है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत योग्य हूँ, लेकिन जनता को एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि उनकी सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि योग्य होना बहुत जरूरी है, यानी कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। देखा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में जहाँ तक देखा जाता है कि कम पढ़े लिखे लोगों की संख्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन सर एक पेशे से एडवोकेट भी हैं और वेल एजुकेटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा अगर ऐसे होनहार और एजुकेटेड व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में रहे। अध्यापन का भी कार्य, अच्छा, क्या अध्यापन का भी कार्य जिन्होंने 5 साल किया है। चलिए, अध्यापन का भी कार्य सर ने किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। सर इस समय आप जेन्युइन मुद्दा क्या है आपके नगर वार्ड संख्या 7 में? जेन्युइन मुद्दा क्या? मैं आपको बताऊं, इसे वार्ड का, हमारा वार्ड जो है, मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि मेरा वार्ड जो है वो 70 वार्डों में, अब तो 80 वार्ड हो चुके हैं, उसमें सर्वाधिक बड़ा वार्ड है, लगभग 14-15 मोहल्ले आते हैं। विकास की क्रम में विकास हुए हैं सर वार्ड संख्या 7? मैंने कहा ना, 7 में विकास का अगर क्रम देखा जाए, अन्य जो पार्षद रहे उन्होंने नहीं कराया। जब पूज्य महाराज जी की सरकार बनी, 2 बार से बन रही है, यानी कि अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि जब योगी जी की शासन काल आया, मुख्यमंत्री जी का शासन काल आया, तो नगर वार्ड में विकास होने लगा, एकदम दिख रहा है। पार्षद जी का उसमें कुछ रोल नहीं रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा ना, आपने एक बात कहा कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, मैं मानता हूं पढ़े लिखों को आना चाहिए, मैं भी मानता हूं ठीक है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी आना चाहिए, लेकिन उनकी योग्यता होनी चाहिए, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर जनता का जो एक टीस है, जो पीड़ा है, उसको जानने और समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हमारी जनता चाह क्या रही है। मैं वार्ड में भ्रमण कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं वार्ड में भ्रमण कर रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में मेरे वार्ड के गली गली में, पार्षद नगर है, गली गली में फागिंग हो रहा है, गली गली में नालियां साफ हो रही हैं, नालियां चौक नहीं हो रही हैं, जितने भी रोड थे उसमें सिविल पाइपलाइन पड़ चुका है, वो रोड कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और जैसे ही एक बार जनता मुझे मौका देती है, मैं पूज्य महाराज जी के विकास के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और पूज्य महाराज जी को आश्वस्त करूंगा कि पूज्य महाराज जी, आपने मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना है और आपने मेरे पर विश्वास जताया है, मैं 100% आपके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास। सर टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिल चुका है या फिर तैयारी चलेगी या सेटिंग? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं होता। कब एक अदना सा कार्यकर्ता कहां पहुंच जाए कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ परिवारवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं चलती। एक परिवार का प्रभुत्व हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। हमारे यहाँ पूरी पैनल है, वो तय करती है, योग्यता के क्रम में देखती है और वो देखती है कि हमारा जो कार्यकर्ता है
जो इतने वर्षों से काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, समाज हित के लिए काम कर रहा है, तो वो बिना किसी द्वेष भावना के, बिना किसी कहा जाए कि मतलब किसी भी द्वंद्वता के, प्रोपेगेंडा के, हमारा पैनल तय करता है, जो योग्य होता है उसको पार्टी लड़ाती है। यदि सर भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दे तो आपका क्या रुझान होगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी, मुझे टिकट की बात आप कर रहे हैं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं पूर्ण विश्वास करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व पर, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व पर, महानगर के नेतृत्व पर, और जितने भी हमारे बड़े नेतृत्व हैं, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि एक बार मुझे मौका और दिया जाए। मैं ये नहीं अगर नहीं मिले तो सर देखिए, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। पार्टी हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचे, पार्षद न लड़ा के कुछ और लड़ाए, तो इसलिए ये कहना कि जो है अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मेरे बगावती सुर होंगे, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का 24 कैरेट का सिपाही हूं और यानी कि पार्टी के निर्देशों का पालन अक्षरशः पालन करूंगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात। एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता की यही बात होनी चाहिए, अपने पार्टी के लिए समर्पित होना चाहिए, पार्टी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगा, इस बार पूज्य महाराज जी के विकास, नरेंद्र मोदी जी के देश में विकास, और निश्चित रूप से जिस तरीके से देश का परिवेश बदल रहा है, प्रदेश का परिवेश बदल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, सांप्रदायिकता खत्म हो गई, आज भाईचारे का जो माहौल है, निश्चित रूप से गोरखपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीट जीत करके बहुत अच्छी बात, विकास की गंगा बहाएगी, पूज्य महाराज जी के हाथों को मजबूत करेगी। चुनाव के परिणाम आते ही पता चलेगा। सर, हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी किस पार्टी से आपको डर लग रहा है कि ये पार्टी हमारे टक्कर की है और ये हमें मात देगी? आपको लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरता है? अरे हम तो भारत माँ के सिपाही हैं, कमल लेके हाथ में खड़े रहते हैं, क्योंकि कमल के सिपाही हैं, और कमल के सिपाही और भारत माँ के सिपाही कभी डरते नहीं। आ जाओ दो दो हाथ जिसको करना है मैदान में, वो कहते हैं ना कि तराजू तौल के देखो पलड़ा किसका भारी है, उन्हें झनकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। मैं इस तरह ललकारता हूँ अपने विरोधियों को। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जो विरोधी लग रहा है, नगर निगम का जो विरोधी कौन लग रहा है? विरोधी लोग मुझे मानते हैं, मैं किसी को कौन सा पार्टी लग रहा है? मैं कहता हूँ विरोधी लोग मुझे मान सकते हैं, किस पार्टी को विरोधी नहीं। कौन सा पार्टी लग रहा है? क्या चुनाव एक औपचारिकता है, चुनाव एक औपचारिकता है, लाइन में दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल कमल खिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की। ये तो सही है, लेकिन किस पार्टी लग रही है कि आपकी टक्कर दे सकती है? कौन सी पार्टी? बार बार कहा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये पूज्य महाराज जी की तपस्या स्थली गोरखपुर है, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली है, और 80 में से 80 सीटों पर नगर निगम के पार्षद जीत करके पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जनता सर आपसे कितना जुड़ पा रही है? जनता हमसे आज से नहीं जुड़ी है। मैंने बताया कि मैं वहाँ एक डिफेंस का विद्यालय है, मैंने 8 साल वहाँ शैक्षणिक कार्य किया है, 12 से 15 हजार बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो जनता के उनके परिवार से 703 घर सैनिक विहार में है, 603 घर सैनिक कुंज में है, दरगहिया मानिक नगर, पवन विहार, गोकुलपुरम, न्यू प्रोजेक्ट रोड, दरगहिया, जीतपुर, इन सब के घरों से मैं जुड़ा हूं। सर जी, पैसे से अधिवक्ता है, हम पीछे रह जाएंगे। सर एक बात करेंगे, सर आप एक अधिवक्ता है, राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में आज से नहीं हूं, मैं तो मेरा तो राजनीतिक बैकग्राउंड छात्र संघ से है। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक जो है वॉलंटियर रहा। मैं कहाँ कूद रहा हूँ सर, मैं तो दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का मैं छात्र संघ का कार्यकारिणी अध्यक्ष रहा, वहाँ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष रहा। मैं कहाँ कूद रहा हूँ? कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिलाते, राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। दिलाएंगे इंसाफ? इंसाफ क्या हो सकता है? राजनीतिक क्षेत्र में इंसाफ ये होता है कि एक गरीब, आपके वार्ड में एक गरीब भूखे न मरे, एक गरीब ठंड से न मरे, एक गरीब बीमारी से चिकित्सा के अभाव में न मरे, यही तो हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं जितने बड़े बड़े बैरिस्टर थे, आप देख सकते हैं राजनीति में, वो राजनीति में भारतीय कहीं ना कहीं सर पीड़ा है, और कहीं ना कहीं पीड़ा है लोगों को सुधारने और सुविधा जो है सरकार की जो सुविधा आती है धरातल में पहुंचाने का आपका एक माध्यम है। सर क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए, कैसे हैं? हमारे प्रत्याशी जो है प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिकारी वर्ग से बात करने में सक्षम है, जन भावना को समझने में सक्षम है, और मैं समझता हूं कि लोगों की समस्या को भली भांति समझेंगे और अधिकारियों के सामने रखेंगे और समस्या निश्चय ही दूर होगी। चलिए।
सर जनता आशीर्वाद देगी तो क्या नेताजी अपनी बातों पे खरे उतरेंगे? निश्चित तौर पे उतरेंगे। जैसे कि आपने जाना कि एक जुझारू प्रत्याशी हैं, छात्र संघ से रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्याशी वो रह चुके हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष। तो निश्चित तौर पे जनता इनको बहुत पसंद करती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये भारी मतों से ही कमल खिला के आएंगे। क्या पार्टी में सम्मान मिलेगा, टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पिछले बार कुछ ही वोटों से ही थोड़े पीछे रह गए, अन्यथा उस समय ही कमल खिल गया होता। और ये जनता से क्या वार्ड की जनता से क्या निवेदन करें? बार पल्लू भैया जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, अपने वार्ड के सभी युवा साथियों से, अपने वार्ड के सभी वरिष्ठ जनों से, माताओं से, बहनों से मैं केवल और केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि परख करो सबकी, ग्रहण करो शुभ का। एक बात यही है कि एक बार मुझे मौका दें, और जब मुझे मौका देंगे तभी मुझे कसौटी पे कसा जा सकता है। एक बार मुझे मौका दें, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी अपने आप को देश का चौकीदार मानते हैं, जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चौकीदार मानते हैं, मैं इस वार्ड का चौकीदार बन के, पार्षद नहीं एक वार्ड का सेवक बन करके जन जन की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास की गंगा को बहाऊंगा। चुनाव जीतने के पहले जनता कहती है, चुनाव जीतने के पहले नेताजी लोग सब इसी तरह वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। कैसे जनता आप पे भरोसा करे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता ये तब कहती है जबकि उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। जब एक बार मुझे मौका मिल जाएगा, और मौका मिलने के बाद जब 1-2 साल के बाद मैं फिर आप जब मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आज जनता क्या कह रही है। अभी तो मैं जनता की किसी भावनाओं को मैं बता दूं जनता से कि आप मेरे खबर को देख रहे हैं और इस खबर को चीज़ों के रखिएगा, क्योंकि नेताजी अगर चुनाव जीतते हैं, अगर इन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर हमारा चैनल आपके हक और अधिकार की बात नेताजी से पूछने जरूर आएंगे। नेताजी तैयार रहेंगे ना? तैयार तो हम हमेशा रहेंगे, और मुझे लगता है कि जंगे आज़ादी के मैदान में वही लड़ा करते हैं जो शेरदिली से लड़ा करते हैं। अरे वो क्या खाक लेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, ये मैंने कहा है आपसे। और निश्चित रूप से घुटनों के बल बैठने वाला ये प्रत्याशी नहीं, हमेशा खड़े होकर के चलने वाला प्रत्याशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बड़ा आनंद आया, और आपसे अब खाली समय लेके बात किया जाएगा, क्योंकि सर आप पेशे से अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता अपनी बातों में उलझा के लोगों को मात देते हैं, और जिसके तरफ से रहते हैं उसको जीत हासिल कराने में माहिर होते हैं। कहीं ना कहीं सर अपने कार्यों को लेके और राजनीतिक क्षेत्रों को लेके आप डटे हुए हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति जिस कार्य में रहे, मजा रहे और लगा रहे, उसकी वही पहचान होती है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज, और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी कैसे हैं, क्या करने वाले हैं, वाकई में जो वादा कर रहे हैं, कितना वादा इनका सही है, कितना नहीं है, लेकिन जनता जी के लिए जरूर अपनी राय रखें।